So now I am coming to the new topic, and here I am describing in detail that the unit third of BCT 605, that is the biochemistry, clinical biochemistry of animals. Okay, so in this unit third, I am covering the first topic, and the topic is the hypercholesterolemia. तो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है ना। मेनली देर इज़ इन ब्लड में भी कहाँ बढ़ता है? प्लाज्मा में बढ़ता है। तो क्योंकि ब्लड में जो है आरबीसी कंपोनेंट अलग है, तो प्लाज्मा में जब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसको हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कहते हैं। और ये जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है दैट इज़ मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मली जो एक 70 केजी के ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इसमें लगभग 150 से मतलब 140 के आसपास जो है होना चाहिए, ठीक है। या फिर 70 केजी के हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं, या फिर 2 ग्राम पर केजी होना चाहिए। तो 70 ग्राम का है तो लगभग 140 के आसपास जो होगा वो नॉर्मल है। पर अगर 200 के अबाव चला जाता है तो इसको हम हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कहते हैं। अब ये क्यों बढ़ता है? पहला रीज़न ये है डायबिटीज़ मेलिटस। सपोज़ कीजिए कि हमें इंसुलिन डेफिशिएंसी है, और इंसुलिन डेफिशिएंसी से क्या होगा? ग्लूकोज तो एडलिप ब्लड में होगा, लेकिन ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होगा सेल्स तक जिनको रिक्वायरमेंट है। अब इन सेल्स को एनर्जी तो ज़रूरी है, पर वो एनर्जी किससे मिलेगी? वो एनर्जी मिलेगी अदर लिपिड्स से। तो लिपिड का ब्रेकडाउन होगा उसमें। अब होगा क्या कि लिपिड्स ज़्यादा बनेंगे इस कंडीशन में, ओके, क्योंकि लिपिड्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा चाहिए फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। तो यहाँ क्या होता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम हमने देखा है कि ये टीसीए साइकिल में चला जाता है। आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, ये टीसीए साइकिल में चला जाता है। और टीसीए साइकिल में जा कर के वहाँ पर ये जस्ट आफ्टर ग्लाइकोलिसिस, जब ये टीसीए साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम होता है तो ये क्या करता है, ये 36 एटीपी का प्रोडक्शन करता है और एनर्जी प्रोडक्शन करता है। पर अब टीसीए साइकिल रन नहीं होगी क्योंकि डायबिटीज़ मेलिटस है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में हेल्प करता है। सो अल्टीमेटली डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में टीसीए साइकिल का ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये कन्वर्ट करता है, मतलब सिंथेसिस करता है कोलेस्ट्रॉल की। पहला। दूसरा किस कंडीशन में हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होगा? दूसरा कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म इसको हम कहते हैं मिक्सोइडीमा, ओके। इसको इडीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हाइपोथायराइडिज्म के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनकी जो हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैटी हो जाते हैं। और ऐसा इसके कारण भी हो सकता है क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, क्योंकि फैटी हो जाते हैं ना लोग, इसीलिए। सो दिस इज बिलीव्ड टू बी ड्यू टू डिक्रीज इन एचडीएल रिसेप्टर ऑन हेपेटोसाइट्स। तो हेपेटोसाइट्स क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस भी करते हैं और कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर आप देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का एक पूल होता है। इस पूल में लगभग 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बाइल साल्ट प्रोडक्शन भी करता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है बाइल में लॉस होता है उसका, बाइल साल्ट एंड बाइल एसिड बनाता है, लिपोप्रोटीन्स बनाता है। और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस किससे होता है? लीवर में जो भी हम डाइटरी कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं उससे होता है। फिर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द लीवर, मतलब बाहर फूड से भी आता है और लीवर के अंदर भी इसका सिंथेसिस होता है। कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू, तो बाहर के टिश्यू से भी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है और वो कोलेस्ट्रॉल लीवर में आता है। पर लीवर में अगर जो हिपेटोसाइट्स के ऊपर एचडीएल रिसेप्टर नहीं होंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा और यूटिलाइजेशन कम होता जाएगा, ये यूटिलाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में ये बिलीव किया जाता है कि हिपेटोसाइट्स पर एचडीएल के रिसेप्टर कम हो जाते हैं और इसके कारण हाइपोथायराइडिज्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हमें ये पता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बाइल एंड बाइल एसिड्स, बाइल साल्ट्स वगैरह बनाता है।
तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस हो जाएगा तो बाइल बनेगा नहीं, बाइल नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बढ़ता जाएगा। तो ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द एक्सक्रीशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल थ्रू बाइल, ये बाइल फाइनली कहाँ एक्सक्रीट आउट हो जाता है, फीसिस में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसलिए जो फीसिस का कलर होता है वो येलो कलर का होता है। तो तीसरा कंडीशन हो गया। चौथा कंडीशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा, देर इज इंक्रीज इन प्लाज्मा ग्लोबुलिन कंसंट्रेशन। एक एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशियो होता है ना, ग्लोबुलिन रेशियो वर्सेस एल्ब्यूमिन। तो ग्लोबुलिन वर्सेस एल्ब्यूमिन, तो ग्लोबुलिन ऊपर है और रेशियो में, और एल्ब्यूमिन नीचे है। तो ग्लोबुलिन एल्ब्यूमिन का जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है। उसके बढ़ने के कारण क्या होता है, ये है कि जो भी ग्लोबुलिन है ये बढ़ा हुआ होता है। इसका बड़े होने से क्या होता है, क्योंकि हमें पता है जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है पूरे ब्लड में, ग्लोबुलिन के थ्रू होता है। और प्रोटीन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल की ग्लोबुलिन के साथ बाइंडिंग भी बढ़ेगी, और इस कारण से पूरे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ज़्यादा करके ग्लोबुलिन कंसंट्रेशन बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल एलिवेशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्लाज्मा लिपोप्रोटीन फ्रैक्शन इन दिस डिसऑर्डर। क्योंकि देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक लिपोप्रोटीन है, और जो प्रोटीन पार्ट है वो बेसिकली ग्लोबुलिन है। अगर ग्लोबुलिन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो लिपोप्रोटीन बढ़ेगा, लिपोप्रोटीन बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन बढ़ता है तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। Hypercholesterolemia is associated with the atherosclerosis and coronary heart disease. एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर। यहाँ पर किसका डिपोजिशन हो रहा है, कोलेस्टेरॉल एस्टर का, एंड अदर लिपिड्स, और दूसरे लिपिड्स का, इन द इंटीमा ऑफ आर्टेरियल वॉल, ऑफन लीडिंग टू हार्डनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी एंड सेरेब्रल ब्लड वेसल्स। तो दो जगह जहाँ हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया के कारण, दो जगह जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जहाँ डिपोजिशन हो रहा है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, वो दो जगह कौन सी है। पहली जगह है कोरोनरी आर्टरी, ये कोरोनरी आर्टरी कहाँ मिलेगी, हार्ट में। दूसरा क्या है, सेरेब्रल ब्लड वेसल, यहाँ डिपोजिशन होगा इसका। तो सेरेब्रल ब्लड मतलब ब्रेन में। तो हार्ट और ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं, और उसमें भी स्पेशली क्या, उसमें हम बात कर रहे हैं आर्टरी की। ओके, यहाँ वेन की बात नहीं हो रही, सिर्फ आर्टरी की बात हो रही। तो आर्टरी में डिपोजिशन होगा, और वो भी किस चीज़ का, वो होगा सिर्फ कोलेस्टेरॉल ईस्टर का। तो कोलेस्ट्रॉल जो ईस्टर होते हैं, है ना, जिसमें COOH का बॉन्ड होता है, वो वाले डिपोजिशन होते हैं, एंड अदर लिपिड। और कहाँ डिपोजिशन होगा, वो भी आर्टेरियल की वॉल की इंटीमा में। इंटीमा यानी इनर लेयर जो होती है उसमें। तो एथेरोस्क्लेरोसिस कभी आता है तो आप डाल सकते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर एंड अदर लिपिड्स इन द इंटीमा ऑफ आर्टेरियल वॉल, ऑफन लीडिंग टू हार्डनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी एंड सेरेब्रल ब्लड वेसल। A positive correlation between raised plasma lipids with atherosclerosis on one hand and coronary heart disease on the other hand has been established. More especially, LDL cholesterol is positively correlated with the HDL cholesterol is negatively correlated with the cardiovascular disease. तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ में हमेशा LDL बढ़ा होगा, HDL घटा होगा, क्योंकि HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं, ये इसका दूसरा नाम ये है हाईली डिज़ायरेबल लिपोप्रोटीन्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और LDL जो होता है वो जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन तो है ही, साथ में इसका दूसरा नाम है लीथली डेंजरस लिपोप्रोटीन, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा अगर तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कर देगा। तो कभी भी एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में LDL बढ़ा हुआ रहता है और HDL घटा हुआ रहता है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल। यहाँ देखिए आइए, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज नेचुरली मेटाबोलाइट परफॉर्मिंग ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, प्रिकर्सर ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन एंड बाइल एसिड्स। कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे काम करता है। पहला काम क्या है, कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन को बनाता है ना, जो सेल वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बनाता है। दूसरा, स्टेरॉइड का प्रिकर्सर है, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इनके प्रिकर्सर क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। तीसरा क्या है, बाइल एसिड बनाता है। तो इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। द यूजेस गुड एंड बैड ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑल्दो इनअप्रोप्रिएट एंड स्टिल इन यूज। द कोलेस्ट्रॉल इन द हाई कंसंट्रेशन, अगर हाई कंसंट्रेशन में कोलेस्ट्रॉल है प्रेजेंट इन LDL फॉर्म में तो वो बैड है।
और एथेरोस्क्लेरोसिस करेगा। और एलडीएल को मैंने आपको बताया लिथली डेंजरस लिपोप्रोटीन कहते हैं। एचडीएल को जो है एचडीएल जो होता है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और इसको हम हाईली डिजायरेबल लिपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कंट्रोल कैसे करें भाई। हाइपरलिपिडेमिया हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो गया, आप क्या करें कंट्रोल। तो सेवरल मैकेनिज्म्स हैं कंट्रोल करने के लिए। पहला होता है कंजप्शन ऑफ पूफा। ये फूफा टाइप का नहीं है, ये है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो हमें कैसे भी करके ऐसी चीज़ें खाना है डाइटरी इंटेक में जिसमें पूफा हो, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन डाउन होगा। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल पूफा से डाउन होगा, और पूफा विल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल बाय एल्केट मैकेनिज्म। तो ये जो एल्केट मैकेनिज्म है ये मैंने पुराने अपने जो लिपिड मेटाबॉलिज्म के वीडियो में बनाया हुआ है, उसमें देख सकते हैं। एंड जब इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है एल्केट मैकेनिज्म से कोलेस्ट्रॉल का, तो ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसके अलावा ये ध्यान देना है कि पूफा किस में सबसे ज़्यादा होता है। पूफा कॉटन सीड ऑयल में ज़्यादा होता है, सोयाबीन ऑयल में ज़्यादा होता है, सनफ्लावर ऑयल में ज़्यादा होता है, कॉर्न फ्लोर जो कॉर्न है मक्का उसके ऑयल में ज़्यादा होता है, फिश ऑयल में ज़्यादा होता है। और क्या नहीं खाना चाहिए ताकि हमारा कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहे, वो है घी नहीं खाना चाहिए, कोकोनट ऑयल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कोकोनट ऑयल भी दे आर द पुअर सोर्स ऑफ पूफा। जिसमें पूफा ज़्यादा मिले वो खाना चाहिए, जिसमें पूफा कम मिले वो नहीं खाना चाहिए। दूसरा है डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। तो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल में देखा गया है कि जो लोग प्लांट फूड खाते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल इतना नहीं बढ़ता, और जो लोग एनिमल फूड खाते हैं उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि एनिमल फूड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तीसरा है प्लांट स्टेरॉल। जो लोग प्लांट स्टेरॉल कंज्यूम करते हैं या प्लांट्स फूड में लेते हैं, तो जैसे कि एक स्टेरॉल है सिटोस्टेनॉल ईस्टर। तो ये जो स्टेरॉल्स होते हैं ये प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाते हैं, और साथ में दूसरा ये जो प्लांट स्टेरॉल होते हैं इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करते हैं। इंटेस्टाइन से ज़्यादा करके एब्जॉर्प्शन होता है कोलेस्ट्रॉल का, उसको रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर्स। हम जितना वेजिटेबल में फाइबर यूज़ करेंगे उतना हमारा कोलेस्ट्रॉल डाउन होगा, क्योंकि ये फाइबर्स जो होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को डाउन करते हैं इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है अवॉइडिंग हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, स्पेशली ऐसा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जिसमें सुक्रोज हो। तो सुक्रोज शुड बी अवॉइडेड टू कंट्रोल हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया। और कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। एक बैलेंस डाइट 60-40 का रेशियो होता है, कार्बोहाइड्रेट 60% और प्रोटीन जो होता है 40% लेना चाहिए। और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें सुक्रोज होता है वो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में बहुत सारे लोग जो है स्मोकिंग करते हैं, और एब्डोमिनल ओबिसिटी, बहुत ज़्यादा पेट भारी फूला हुआ होता है उनका, बहुत ओबेस होते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा होता है। और जो सॉफ्ट वाटर कंज्यूम करते हैं जैसे कि कोका कोला और वगैरह वगैरह जो आती है ना सॉफ्ट वाटर्स, इसका कंजम्पशन करते हैं, तो ये जो लोग होते हैं इनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बड़ा होता है। नेक्स्ट है, तो आपको इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है मॉडरेट एल्कोहल कंजप्शन। एक जो अल्कोहल है जिसका मेन नाम जो है रेड वाइन है। तो रेड वाइन जो होती है इसका कंजप्शन बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में बेनिफिशियल माना गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, और बिसाइड लो अल्कोहल कंटेंट, इसमें लो अल्कोहल कंटेंट होता है, अल्कोहल कम होता है, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है। तो रेड वाइन का कंजप्शन बेनिफिशियल माना गया है। The beneficial effect of moderate alcohol intake are masked by the ill effect of chronic alcoholism. बहुत ज़्यादा अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। मॉडरेट अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति जो होता है उसका इल इफेक्ट नहीं देखा गया है या कम देखा गया है, और वो मास्क कर देता है इल इफेक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल को। तो नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ड्रग्स। कुछ ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल लोवास्टेटिन, ये HMG को एंजाइम रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। ओके, HMG को एंजाइम रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। ये एंजाइम जो है बेसिकली कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, HMG को एंजाइम रिडक्टेज। तो इसको हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एंजाइम है HMG को एंजाइम रिडक्टेज,
ये क्या करता है, जब भी, जैसे हमें पता है कि एसिटाइल को एंजाइम है, ये एसिटाइल को एंजाइम जो है बाद में बनाता है एसिटो एसिटाइल को एंजाइम, ये बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल को एंजाइम। तो ये एच एम जी को एंजाइम हो गया। इस एच एम जी को एंजाइम का रिडक्शन करता है एच एम जी को एंजाइम रिडक्टेज, और 6 कार्बन का बनाता है मेवालोनेट। तो जो एसिटाइल को एंजाइम होता है वो 2 कार्बन का होता है, और जब ये बनता है कन्वर्ट होता है, ये देखिए 2 कार्बन का है, 1 कार्बन ही 1 कार्बन ही है, तो 2 कार्बन का होता है। और जब ये कन्वर्ट होता है मेवालोनेट, तो मेवालोनेट में ये 6 कार्बन का होता है। तो इसके कन्वर्शन के लिए यहाँ पर ज़रूरी होता है एच एम जी कोएंजाइम रिडक्टेज। तो इस रिडक्टेज का इनिबिशन करता है लोवास्टेटिन। ऐसे बहुत सारे स्टेटिन आ गए हैं अलग अलग, जैसे एटोरवास्टाटिन है, फिर इसके बाद सिमवास्टाटिन है, इसके बाद में प्रावास्टाटिन है। तो ये ड्रग्स जो होती है एच एम जी को एंजाइम रिडक्टेज का काम को इनिबिट करती है। फिर अदर ड्रग्स जैसे कि कोलीस्टायरामीन है ना, कोलीस्टायरामीन एंड कोलीस्टिपॉल बाइंड्स विद द बाइल एसिड एंड डिक्रीज देयर इंटेस्टाइनल रीअब्जॉर्प्शन। तो एक बार जब बाइल एसिड बन जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड बनता है, तो ये बाइल एसिड बनता है तो ये वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन में। तो ये जो ड्रग्स हैं कोली कोली कोलीस्टायरामीन एंड कोलीस्टिपॉल, ये इस रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। दिस हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ द मोर कोलेस्ट्रॉल टू बाइल एसिड एंड इज एक्सक्रीटेड थ्रू द फीसेस। तब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये बाइल कहाँ चला जाएगा, फीसेस में आ जाएगा। इसके बाद क्लोफाइब्रेट क्या करता है, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज एंड रिड्यूस द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो ये लाइपेज क्या है, लाइपेज एक एंजाइम है। लाइपेज क्या करता है, लिपोप्रोटीन का डिग्रेडेशन करता है। तो अगर लाइपेज लिपोप्रोटीन का डिग्रेडेशन करेगा तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये है सारा कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया हो जाए, है ना, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हाइपर ही हो। अब हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया यानी कि देर इज़ अ डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द प्लाज्मा। ये कैसे हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म से हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाइपरथायराइडिज्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, आपने देखा होगा जो पर्सन्स होते हैं जिनको हाइपरथायराइडिज्म होता है वो बहुत लीन थीन होते हैं और उनका बीएमआर बहुत बड़ा हुआ होता है, तो उनको कोलेस्ट्रॉल नहीं होता ज़्यादा। दूसरा पर्शिनियस एनीमिया। पर्शिनियस एनीमिया में क्या होता है, एनीमिक कंडीशन रहती है, आरबीसी बहुत कम रहते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं रहता। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, भाई किसी के इंटेस्टाइन में ही प्रॉब्लम है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। फिर एक ही हेमोलाइटिक जॉइंडिस, बहुत ज़्यादा जो है डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसी हो रहा है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। तो बहुत ज़्यादा हेमोलिसिस होगा तो ऐसी कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा बाइल एसिड बनाता है, बाइल एसिड जो है फीसिस में निकलता है। तो ऐसे लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया कंडीशन बनेगी। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं पर उसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस में जो एथर है, इस एथर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मुश, है ना। इज ए कॉम्प्लेक्स डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय थिकनिंग और हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड्स। अब मेन चीज़ यही है कि हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज होती है और ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड। लिपिड किस टाइप के हो सकते हैं, पर्टिकुलरली कोलेस्ट्रॉल, पर कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी जैसे फ्री कोलेस्ट्रॉल है और एस्टरीफाइड कोलेस्ट्रॉल है, और मेनली कौन से, एस्टरीफाइड कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा लिपिड्स के अलावा, लिपिड के अलावा क्या हो सकता है, कोलेजन हो सकता है, फाइब्रस टिश्यू हो सकता है, देन प्रोटियोग्लाइकेंस हो सकते हैं और कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं। मतलब लिपिड, कोलेजन, फाइब्रस टिश्यू, प्रोटियोग्लाइकेन और कैल्शियम डिपॉजिट। और कहाँ डिपॉजिट होते हैं, इन द इनर आर्टेरियल वॉल। Atherosclerosis is a progressive disorder that narrow and ultimately block the arteries. Infarction is term used to indicate the stoppage of the blood flow resulting in the death of the affected tissue. तो इसमें क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस से फाइनली ब्लॉकेज होता है आर्टरीज का, और जब
कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है तो एक टर्म आता है इन्फॉक्शन। इन्फॉक्शन का मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो। तो जहाँ पर भी ब्लड फ्लो ऑर्गन में जाना होता है वहाँ तक ब्लड नहीं फ्लो हो पाता, और इसको हम बोलते हैं इन्फॉक्शन। और इसके बाद डेथ हो जाती है अफेक्टेड टिश्यू की। ओके। अब इसी में अगर मान लीजिए हार्ट है और कोरोनरी आर्टरी अफेक्टेड हो गई, तो इससे किसकी डेथ हो जाएगी? हार्ट के टिश्यू की। तो द आर्टरी सप्लाइंग द ब्लड टू द हार्ट आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड लीडिंग टू मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। तो ये जो इन्फॉक्शन हमने टर्म यूज़ किया है, अगर ये हार्ट का हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे? मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। और इसी को हम कहते हैं हार्ट अटैक। तो कोरोनरी आर्टरी का एथेरोस्क्लेरोसिस होना और बाद में इन्फॉक्शन होना, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। ये इंसिडेंस अभी तक यूएसए और यूके में ज़्यादा देखा गया है और इंडिया अफ्रीका में कम देखा गया है, पर अब ये मेरे को लगता है ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम हो रही है। और इसका क्या है मेन कल्प्रिट? वही है जो हमारी लाइफ स्टाइल वगैरह है, उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। फिर कॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। The development of atherosclerosis and the risk of the coronary heart disease, congestive heart failure is directly correlated with the plasma cholesterol and LDL। देखिए, LDL जितना ज़्यादा बड़ा हुआ होगा या कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा, उस कोलेस्ट्रॉल में भी दो टाइप के होते हैं, HDL और LDL। तो जो LDL जितना ज़्यादा बड़ा हुआ होगा एथेरोस्क्लेरोसिस उतना ज़्यादा होगा, और HDL जितना ज़्यादा बड़ा हुआ होगा एथेरोस्क्लेरोसिस उतना कम होगा। तो इनका जो कोरिलेशन है HDL के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, LDL के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ डिसऑर्डर दैट में कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो आखिर क्यों हो रहा है ये वही डिसऑर्डर्स हैं जो कोलेस्ट्रोलेमिया, हमने जो हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया में पढ़ा था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण जो कॉज हैं उसमें पढ़ा था, वही यहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ यहाँ पर है क्या? वही डायबिटीज़ मेलिटस है ना। तो मैंने पहले बता दिया आपको हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया में हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया। हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया जो है लिपिड का ज़्यादा बढ़ जाना, और इसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपोथायराइडिज्म ये भी बता दिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बता दिया। मैनी अदर फैक्टर्स लाइक ओबेसिटी। ओबेसिटी एक कारण और भी होता है, कुछ जेनेटिक ओबेसिटी भी होती है, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कुछ ओबी जीन्स होते हैं। ठीक है, इन जीन्स को हम क्या कहते हैं? ओबी जीन्स। तो ओबी जीन्स दे आर ऑल्सो leads to expression of they are responsible for the obesity, leads to expression in the adipose tissue and producing a protein called leptin। तो ये ओबी जीन्स क्या होते हैं? एडिपोस टिश्यू में लेप्टिन का प्रोडक्शन करते हैं, और लेप्टिन एक्सप्रेशन होने के कारण, प्रोटीन एक्सप्रेशन होने के कारण ओबेसिटी या जो एडिपोस टिश्यू है वो बढ़ता है। तो ओबेसिटी का रीज़न हो सकता है हाई कंजप्शन ऑफ सेचुरेटेड फैट, इसलिए मैंने कहा पूफा खाना चाहिए, सेचुरेटेड फैट नहीं खाना चाहिए। एक्सेसिव स्मोकिंग है ना, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं। लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा लोगों को हाइपरटेंशन होता है, स्ट्रेस होता है। सो दे आर द प्रोबेबल कॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। सॉरी ये कट गया था। सो कंजप्शन ऑफ सेचुरेटेड फैट्स, एक्सेसिव स्मोकिंग, लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, ये दीज आर द प्रोबेबल कॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। अब हम रिलेशन देख लेते हैं कि अगर HDL ज़्यादा है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कम होगा, और अगर LDL ज़्यादा है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होता है कि वुमेंस के केस में अगर देखें तो उनमें HDL ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण दे आर लेस प्रॉन टू हार्ट डिसीज़। ओके, तो वुमेंस को अब सीधी सी भाषा में ये है कि वुमेंस के केस में हार्ट अटैक कम होगा, मेन के केस में हार्ट अटैक ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वुमेन में एस्ट्रोजन होता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करना, जैसे स्ट्रेनियस फिजिकल एक्सरसाइज, मॉडरेट अल्कोहल इंटेक करना, फिर कंजप्शन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स खाना, है ना। जैसे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड मैंने पहले ही बताया था वेजिटेबल्स में होते हैं, फिश ऑयल में होते हैं। तो ये, और ऐसे लोग जिनका बॉडी वेट कम होता है, सो इनमें HDL ज़्यादा होगा और दे हैव लो रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। ठीक है। सम अगर हमें इसको और भी देखना है तो हमने जैसे हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया में जो पढ़ा था वो का वही यहाँ फॉलो होगा। उसके बाद आते हैं लिपोप्रोटीन A एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो लिपोप्रोटीन A जो होता है
इसका स्ट्रक्चर मोस्टली एलडीएल के बराबर होता है, जैसा एलडीएल है वैसा ही लिपोप्रोटीन ए है। तो अगर लिपोप्रोटीन ए कंसंट्रेशन भी बढ़ता है तो आप समझ लीजिए कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने की संभावना होगी। तो एल पी ए इसको टर्म दिया गया है, एल पी ए कंटेन एन एडिशनल एपोप्रोटीन। इसमें एक और एपोप्रोटीन होता है जिसको हम एपो ए कहते हैं। एल पी ए इनहिबिट्स फाइब्रिनोलाइसिस। क्या होता है, जहाँ पर भी बॉडी में क्लॉटिंग होती है तो फाइब्रिनोलाइसिस करना होता है, नहीं तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन हो जाएगा तो जो है उस टिश्यू की डेथ हो जाएगी। अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट में भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो हो रहा है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से हो रहा है। तो एल पी ए क्या करता है, क्योंकि एल डी एल जैसे ही है पर यहाँ ये क्या करता है, फिब्रिनोलाइसिस करता है, नहीं करता है, फिब्रिनोलाइसिस नहीं करता है। तो अगर एलपी लिपोप्रोटीन ए का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट का को डिजोल्व नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ब्लड क्लॉट डिजोल्व नहीं होगा तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एक टर्म आता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज़ द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड व्हाट इज़ द एथेरोस्क्लेरोसिस। तो लगभग दोनों ही टर्म सेम है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। Antioxidant in general decreases the oxidation of LDL. There is some evidence based in the epidemiological studies taking the antioxidant. एंटीऑक्सीडेंट हमेशा एलडीएल घटाता है। फॉर एग्जांपल विटामिन ई है, विटामिन सी है, बीटा कैरोटीन्स हैं। दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड देयर बाय कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो ये याद रखना है, एंटीऑक्सीडेंट कंजम्पशन करते रहना है ताकि एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन नहीं बने। अब इसके बाद जो यूनिट 3 हम स्टडी कर रहे थे, इसमें जो टॉपिक्स हैं, ओके, इसमें जो टॉपिक्स हैं, हमने हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया स्टडी कर लिया, एथेरोस्क्लेरोसिस स्टडी कर लिया। इसके बाद हम स्टडी जो करेंगे वो है हाइपरलिपिडेमिया। तो हाइपरलिपिडेमिया मैंने जो कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म लिपिड मेटाबॉलिज्म का एक वीडियो बनाया है, आपको उसमें टॉपिक मिल जाएगा हाइपरलिपिडेमिया इन कैनाइन। कैनाइन के लिए भी मिल जाएगा, फेलाइन के लिए भी मिल जाएगा, इक्वाइंस के लिए भी मिल जाएगा। इसके बाद ये टॉपिक भी आपको उसी में मिलेगा, लिपिड मेटाबॉलिज्म में, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कीटोनेमिया। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है इस पर डिस्कस करेंगे, वो है डिसऑर्डर्स ऑफ प्रोटीन्स, एमिनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म।